हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग फेम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेलिथियासिस पार्ट 2। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि गोल ब्लैडर क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, गोल स्टोन्स क्या होते हैं, गोल स्टोन्स किन किन रीजंस की वजह से होते हैं, एंड हमने पूरा प्रोसेस किया था कोलेलिथियासिस होने का। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको कोलेलिथियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे जिनको कोलेलिथियासिस होगा, कौन कौन से हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए, इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंड अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैविंग गोल्ड स्टोन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिस्क फैक्टर आता है एज। देखिए, मेल्स आर मोर लाइकली टू गेट देम आफ्टर एज 60। मेल्स के अंदर गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस 60 की एज के बाद बढ़ जाते हैं। इट मीन्स ओल्ड एज के अंदर जो मेल पेशेंट्स होंगे वो ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे। नेक्स्ट वन, फीमेल्स आर मोर लाइकली टू गेट देम ड्यूरिंग देयर फर्टाइल ईयर्स, रफली बिटवीन द एज 20 एंड 50। फीमेल्स के अंदर जो गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं वो फर्टाइल ईयर्स के दौरान ज़्यादा होते हैं। फर्टाइल ईयर्स मीन्स जिस टाइम जो है वुमेन कंसीव करने के लिए कैपेबल होती है। 20 to 50 की एज के बीच में फीमेल्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको गोल्ड स्टोन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर आता है हॉर्मोन्स। फीमेल्स आर 3 टाइम मोर लाइकली टू गेट गोल्ड स्टोन्स। देखिए, फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो 3 टाइम ज़्यादा रिस्क पे रहती है एज कम्पेयर टू मेल फॉर हैविंग गोल्ड स्टोन्स। नेक्स्ट, देयर रिस्क पीक एंड डिक्लाइन विद देयर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। फीमेल्स के जो चांस होते हैं गोल्ड स्टोन्स के वो उनके हार्मोनल लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एस्ट्रोजन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल वाई प्रोजेस्टेरोन स्लोज योर गोल ब्लैडर फ्रॉम एम्प्टिंग। देखिए, जिस टाइम आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा होगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो उस टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा होगा। उनके जो चांसेस होते हैं कोलेलिथियासिस के वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गोल ब्लैडर को एम्प्टी होने से रोकता है। इट मीन्स जब गोल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल जूस पड़ा हुआ है एंड जब बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर द डाइजेशन तो हमारा गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड अपने आप को खाली करता है। एक तरह से वो बाइल जूस को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, बट जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो गोल ब्लैडर को ऐसा करने से रोकता है। इस कंडीशन में जो है हमारा गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि फीमेल्स जो है वो 3 टाइम्स आर मोर लाइकली टू गेट कोलेलिथियासिस। थर्ड हमारा फैक्टर है वेट। बॉडी फैट रिलीजेस एस्ट्रोजन, सो हैविंग मोर ऑफ इट रेजेस योर एस्ट्रोजन लेवल एंड योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखिए, वेट जो है हमारा वो एस्ट्रोजन के लेवल को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा किसी पेशेंट के अंदर फैट होगा, जितना ज़्यादा उसकी बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनेगा। हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बॉडी फैट जो होता है वो एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज कराता है। एंड हमने इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि एस्ट्रोजन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है। जो हमारा बॉडी वेट है वो भी हमारे गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग योर एस्ट्रोजन लेवल। नेक्स्ट, फोर्थ हमारा फैक्टर आता है जेनेटिक्स। इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गोल्ड स्टोन्स यू मे बी मोर लाइकली टू डेवलप देम। जो कोलेलिथियासिस होता है वो फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है, अगर आपकी फैमिली में किसी को गोल्ड स्टोन्स की प्रॉब्लम है सो यू आर मोर लाइकली टू गेट देम। ये जो होता है हमारा हेरिडिटरी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो ये कंडीशन आपके अंदर भी हो सकती है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जेनेटिक्स से भी रिलेटेड होता है कोलेलिथियासिस होने के। ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर थे जो हमारे कोलेलिथियासिस के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है दे आर मोर लाइकली टू गेट कोलेलिथियासिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टोन्स, कि हमारे जो गोल्ड स्टोन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास 3 तरह के गोल्ड स्टोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। देखिए, एज द नेम इंडिकेट ये जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। दीज आर मोस्ट प्रिवलेंट टाइप, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स के अंदर गोल्ड स्टोन्स होते हैं वो हमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स देखने को मिलते हैं। दे आर येलो ग्रीन इन कलर, इनका जो कलर होता है वो येलो ग्रीन होता है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ अनडिजोल्व्ड कोलेस्ट्रॉल।
सिंपल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो है मोस्ट प्रिवलेंट होंगे, सबसे ज़्यादा यही केसेस देखने को मिलते हैं। दूसरा ये येलो ग्रीन कलर में होंगे एंड थर्ड वन दे आर कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हमारे पास है पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन्स हमारे जो होंगे डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के होंगे एंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन बाइल कंटेन टू मच बिलाइरुबिन। पिगमेंट स्टोन हमारे तब बनेंगे जब हमारे बाइल जूस के अंदर बिलाइरुबिन का लेवल एक्सेस में होगा। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड स्टोन्स। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट स्टोन्स। ये जो स्टोन्स होंगे ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अंदर कुछ स्टोन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होंगे, कुछ हमारे बिलाइरुबिन से बने हुए होंगे। सो तीन तरह के हमारे पास गोल्ड स्टोन्स देखने को मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर। पहला हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरा पिगमेंट स्टोन एंड द थर्ड वन मिक्स्ड स्टोन्स। सो ये हमारे हो गए अबाउट द टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को कोलिलिथेसिस है तो उसके अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। सो हमने बहुत सिंपली यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स मेंशन करे हैं। सो देखिए फर्स्ट वन इज फीवर। अगर किसी पेशेंट को गोल्ड स्टोन्स है एंड उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। सो ये हो गया हमारा पहला साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट इज एब्डोमेन पेन। कोलिलिथिसिस वाले पेशेंट के अंदर हमें पेन एब्डोमेन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हर पेशेंट के अंदर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। थर्ड वन इज टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज कर जाती है अबव द नॉर्मल लेवल। ठीक है, सो टेकिकार्डिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम इज एब्डोमिनल स्वेलिंग। अगर किसी पेशेंट को कोलिलिथिसिस है सो उस लोकेशन पे हमारा स्वेलिंग भी प्रेजेंट हो सकती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज डार्क कलर पी। कोलिलिथिसिस वाले पेशेंट के अंदर जो यूरिन होगा उसका कलर डार्क होगा। नेक्स्ट वन इज येलोइश स्किन एंड आई। पेशेंट की जो स्किन और आईज का कलर होगा वो येलो हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस की वजह से ऐसा होगा। येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई एंड स्किन। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज लाइट कलर्ड फेसेस। सो कोलिलिथिसिस वाले पेशेंट के अंदर जो फीकल मैटर होगा वो लाइट कलर का पास आउट होगा। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है बॉडी से उसका कलर लाइट होगा if the patient is having gallstones. And the last one is sweating. कोलिलिथिसिस वाले पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है एंड उसको फीवर हो रहा है और टेकिकार्डिया हो रहा है तो इन सारे सिम्टम्स के साथ स्वेटिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। सो ये थे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो बहुत ही कॉमन होते हैं कोलिलिथिसिस वाले पेशेंट के अंदर। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। फीवर, पेन एब्डोमेन, टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल स्वेलिंग, डार्क कलर पी, येलो स्किन एंड आई, लाइट कलर्ड फेसेस एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस एंड टेस्ट कि कौन कौन से आप लोग टेस्ट करा सकते हैं टू डायग्नोज कोलिलिथिसिस। If you are experiencing gallstone symptom, your healthcare provider will investigate with blood test and imaging test. अगर आपको जो हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े अभी, अगर आप उन साइन एंड सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट एंड इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं अपने डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए। ब्लड टेस्ट हम किस लिए कराएंगे? ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और जॉन्डिस एंड ऑफर क्लूज टू विच ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। ब्लड टेस्ट इसलिए कराएंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है एंड पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं हो रहा। एंड ब्लड टेस्ट कराने से हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए ब्लड टेस्ट के अंदर हम कुछ कॉमन टेस्ट करा सकते हैं जैसे कि हमारा सीबीसी हो गया, सीआरपी हो गया। सीआरपी होता है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन, इससे हमें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन का पता लगता है। इसके अलावा हम लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सब कुछ कॉमन टेस्ट करा के देख सकते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा। एंड इमेजिंग टेस्ट हम किस लिए कराएंगे? इमेजिंग टेस्ट विल हेल्प लोकेट द सोर्स ऑफ द ब्लॉकेज इन योर बिलियरी ट्रैक्ट। इमेजिंग टेस्ट हमारे होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, जिससे हमें इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज देखने को मिलेगा, जिससे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये पता लगा सकते हैं कि आपके बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर कहाँ पे आपको ब्लॉकेज प्रेजेंट है या फिर आपको जो गोल्ड स्टोन्स है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये पता करने के लिए हमें इमेजिंग टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। सो हमारा पहला इमेजिंग टेस्ट आता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एन अल्ट्रासाउंड कैन फाइंड मोस्ट गोल्ड स्टोन्स इन एंड अराउंड योर गोल ब्लैडर। सो देखिए अल्ट्रासाउंड करा के आपको पता लग जाएगा कि आपके गोल ब्लैडर के अंदर किस जगह पे गोल्ड स्टोन्स प्रेजेंट है। अगर वो आपके गोल ब्लैडर के अंदर कहीं पे
किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वो क्लियर हो जाता है। बट अगर वो आपके बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर किसी और लोकेशन पे फंसा हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ और टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, कुछ और एडवांस टेस्ट आपको कराने पड़ सकते हैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाने के लिए। But if a gallstone is stuck somewhere else in your biliary tract, you may need another kind of test to find it. अगर गोल ब्लैडर के अंदर या फिर उसके आसपास कहीं पे स्टोन प्रेजेंट है तो वो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाएगा। बट अगर बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं और स्टोन जो है ब्लॉकेज कॉज कर रहा है तो उसके लिए कुछ और टेस्ट कराने की नीड होती है जिससे गोल स्टोन्स की लोकेशन क्लियर हो जाती है। अदर पॉसिबल टेस्ट इंक्लूड, so first one is HIDA scan, which stands for hepatobiliary immunodiacetic acid scan. A radioactive tracer is injected into a vein and a special camera, gamma camera, detects the tracer movement through the liver, gallbladder and bile ducts to the small intestine. देखिए इस स्कैन के अंदर क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर को हम अपनी वेन के अंदर इंजेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की मूवमेंट को ट्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैमरा विच इज गामा कैमरा। कि जहाँ जहाँ पे हमारा वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो मूव करेगा हम वहीं वहीं पे अपना उसकी मूवमेंट को ट्रेस करेंगे एंड जिस जगह पे वो मटेरियल आगे मूव करना बंद कर जाएगा इससे हमें पता लगेगा कि ब्लॉकेज आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे है। हम इससे जो है पूरा लीवर, गोल ब्लैडर और बाइल डक्ट को अच्छे से स्कैन करेंगे एंड पता लगाएंगे कि किस पार्ट के अंदर आपका स्पेसिफिकली ब्लॉकेज हो रही है बाय द गोल्ड स्टोन्स। द नेक्स्ट टेस्ट इज MRCP. MRCP stands for Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. It is a non-invasive imaging technique that uses a powerful magnetic field to visualize and to create images of the biliary and pancreatic ducts. MRCP बेसिकली हम MRI टेस्ट को बोलते हैं। इसके अंदर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम जो है अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं। इसके अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके अंदर पेशेंट को ले जाया जाता है एंड वहाँ से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का एक क्लियर इमेज जो है बन के बाहर आता है जिससे हम अपना बिलियरी और पेनक्रिएटिक डक्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड को हम इकट्ठे यूज कर रहे हैं। इट कंबाइंस एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड नियर बाय ऑर्गन्स। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर हम दोनों प्रोसीजर का इकट्ठे यूज करते हैं, एंडोस्कोपी का भी एंड अल्ट्रासाउंड का भी। हम माउथ के थ्रू एक कैमरा को भी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे क्लियर इमेज आए एंड उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक का भी यूज करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हमें जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत क्लियरली जो है विजुअलाइज हो जाता है एंड नियर बाय ऑर्गन्स को भी हम अच्छे से चेक कर सकते हैं एंड ये पता लगा सकते हैं कि कहीं पर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। द नेक्स्ट इज ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography. It is a procedure that uses combination of endoscopy and X-ray to diagnose and treat problems of the bile and pancreatic duct. ERCP के अंदर हमारा क्या हो रहा है, हम एंडोस्कोपी और एक्सरे को कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर हम क्या कर रहे थे, एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड को हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे थे एंड ERCP के अंदर हम एंडोस्कोपी प्लस एक्सरे करा रहे हैं। इससे जो है हमारा बाइल और पेनक्रिएटिक डक्ट्स की प्रॉब्लम्स बहुत इजीली विजुअलाइज हो जाती है एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बहुत इजी होता है डायग्नोज करना अबाउट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग बाइल एंड पेनक्रिएटिक डक्ट्स। सो ERCP के अंदर हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम एक एक्सरे परफॉर्म करते हैं जिससे हमें इंटरनल ऑर्गन्स की एक क्लियर इमेज मिलती है एंड वो हमें हेल्प करती है टू डायग्नोज द डिसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोलिलिथियसिस। इफ योर gallstones never cause problem, you won't need treatment for them. But if gallstones causes a blockage in your biliary tract, they need to be removed. देखिए इस लाइन के अंदर हमें क्या बताया गया है कि अगर आपके gallstones प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके gallstones जो है आपके biliary ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज कॉज कर रहे हैं तो आपको उनको रिमूव कराने की नीड होती है। देखिए अगर आपके गोल्ड स्टोन्स किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उनको ऐसे ही रहने दे सकते हैं अंटिल दे आर कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उन्हें छेड़ने की नीड नहीं है। हम उनको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। बट अगर वो कहीं पे ब्लॉकेज कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है
जॉन्डिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हमें उन्हें रिमूव कराने की ज़रूरत होती है। सो इसका हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट होता है। मेडिसिन से हम इसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। हम जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो हम पेन किलर दे सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लेंगे। बट इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। हमें जो है गोल्ड स्टोन्स की सर्जरी ही करानी पड़ती है। सो देखिए, हमारी गोल्ड स्टोन्स की सर्जरी 2 तरह से होती है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी एंड ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब होता है पूरे गोल ब्लैडर को रिमूव कराना। गोल्ड स्टोन्स कभी भी अकेले नहीं निकलते गोल ब्लैडर से, हमें पूरा गोल ब्लैडर ही रिमूव कराना पड़ता है। एंड ये हमारा 2 तरीके से होता है, या तो लैप्रोस्कोपी की हेल्प से या फिर ओपन सर्जरी हमारी होती है। दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए क्या होता है। जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है उसको हम लोग लैप कोली भी बोलते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, इट रिमूव द गोल ब्लैडर थ्रू स्मॉल इंसिजन। लैप कोली के अंदर हमारा स्मॉल इंसिजन दिया जाता है एज कम्पेयर टू ओपन कोली। थर्ड वन इज यूजिंग अ लैप्रोस्कोप, अ थिन ट्यूब विद अ कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। लैप कोली के अंदर हम क्या करते हैं, एक थिन ट्यूब का यूज करते हैं जिसके साथ कैमरा अटैच होता है, उसे हम लैप्रोस्कोप बोलते हैं। लैप कोली के अंदर हम लेप्रोस्कोप यूज करते हैं जो कि एक थिन ट्यूब होती है जिसके सामने कैमरा लगा हुआ होता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। एंड इसके अंदर जो इंसिजन होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, और इसके अंदर हमारे टोटल 4 इंसिजन दिए जाते हैं एब्डोमेन के अलग अलग रीजन्स के अंदर। एक हमारे जो इंसिजन होगा उसके थ्रू हमारा लेप्रोस्कोप अंदर जाएगा, जिससे एलईडी के ऊपर हमें इंटरनली जो है सारा कुछ विजुअलाइज होता है। एंड 3 बाकी जो हमारे इंसिजन होंगे उनके थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं जिनके थ्रू सर्जरी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। इन ओपन कोली इट रिमूव द गोल ब्लैडर थ्रू अ लार्ज इंसिजन। ओपन कोली के अंदर एक पूरा लार्ज इंसिजन लगता है जिसके थ्रू सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिस तरह से हमारे बाकी ऑपरेशन होते हैं। इट इज यूज व्हेन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज नॉट सेफ और फिजिएबल। ओपन कोली को हम तब यूज करते हैं जब लैप कोली किसी पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट होती है, क्योंकि लैप कोली के लिए पेशेंट को जो है फुल्ली स्टेबल होना होता है, किसी तरह की कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई हार्ट डिसीज नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। अगर हमारा पेशेंट जो है लैप कोली के लिए सुटेबल है तो हम लैप कोली को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, बट अगर लैप कोली किसी केस में सेफ नहीं है तो वहाँ पर हम लोग ओपन कोली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई है जिसके अंदर दोनों ही सर्जरी का इन्होंने हमें समझाया हुआ है। पहली देखिए, हमारी जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है इसके अंदर हमारे टोटल 4 इंसिजन दिए गए हैं। एक के थ्रू हमारा लैप्रोस्कोप जा रहा है, बाकी जो 3 हैं उनके थ्रू हमारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी है इसके अंदर हमारा एक लार्ज इंसिजन दिया जाता है लीवर के पास, एंड उसके थ्रू हमारा गोल ब्लैडर जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ये था हमारा गोल्ड स्टोन सर्जरी के बारे में। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैविंग गोल्ड स्टोन्स। अगर किसी पेशेंट को गोल्ड स्टोन्स है एंड वो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से उनको क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो देखिए, इफ अ gallstone blocks the flow of bile through your biliary system, it can affect any or all of the organs in that system. देखिए, अगर आपका गोल्ड स्टोन जो है गोल ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा। बट अगर वो कहीं किसी ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉकेज कॉज कर रहा है एंड वो बाइल के फ्लो को रोक रहा है तो वहां पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बाइल हमारा आगे मूव नहीं कर पाएगा, वो गोल ब्लैडर के अंदर ही हमारा इकट्ठा होता रहेगा, एंड इकट्ठा होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन कोज हो सकती है, एंड उस वजह से हमारे जो आसपास के नियर बाय ऑर्गन्स होंगे उनके ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। देखते हैं, bile that can't flow backs up into your bile duct and organ, causing acute inflammation and encouraging bacterial infection। देखिए, जो बाइल हमारा आगे फ्लो नहीं कर पाता, बैक्स अप इनटू योर बाइल डक्ट, वो आपके बाइल डक्ट्स के अंदर वापस चला जाता है, एंड वहां पर इकट्ठा होने की वजह से उस रीजन के अंदर हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकती है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हम वो देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड, फर्स्ट वन इज कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गोल ब्लैडर इन्फ्लामेशन। देखिए, जब आपका बाइल गोल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा तो वो गोल ब्लैडर की जो लाइनिंग है वहां पर इन्फ्लामेशन कोज करेगा। ठीक है, सो ये होती है हमारी पहली कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर हमारी गोल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पैनक्रेटाइटिस।
पेनक्रियाटाइटिस इज द टर्म यूज्ड फॉर पेनक्रियाज इन्फ्लेमेशन। देखिए जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो लीवर के हमारे नियर बाय ही प्रेजेंट होता है, एंड अगर आपके गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो आपके आसपास के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगी, एंड इसी वजह से हमारा पेनक्रियाज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सो इट इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिलिथियासिस विच इज नोन एज पेनक्रियाटाइटिस। थर्ड वन इज कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस इज द टर्म यूज्ड फॉर बाइल डक्ट इन्फ्लेमेशन। आपकी जो बाइल डक्ट है जो बाइल को कैरी करती है फ्रॉम लिवर टू गोल ब्लैडर एंड टू अदर ऑर्गन्स, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है अगर आपका गोल स्टोन कोई ब्लॉकेज कॉज कर रहा है आपके बाइल डक्ट के अंदर। ये थी हमारी थर्ड कॉम्प्लिकेशन। फोर्थ वन इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर इन्फ्लेमेशन। गोल स्टोन्स को अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं एंड वो गोल ब्लैडर के अंदर ही पड़े हुए हैं एंड हमारा बाइल वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो वो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करेगा, वायरल इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपके पूरे लिवर के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो ये थी हमारी फोर्थ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हैविंग गोल्ड स्टोन्स इफ यू डोंट गेट ट्रीटमेंट फॉर द सेम। नेक्स्ट वन इज जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर बाइल का लेवल एक्सेस में हो जाता है। हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत मिनिमल अमाउंट में बाइल जो है प्रेजेंट होता है, बट अगर उसका लेवल एक्सेस में हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस के अंदर क्या होगा, बेसिकली आपकी फुल बॉडी का जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है जॉन्डिस का। एंड कोलिलिथियासिस के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। एंड द लास्ट कॉम्प्लिकेशन इज सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है इन्फेक्शन इन योर ब्लड स्ट्रीम। अगर आप कोलिलिथियासिस का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा एंड वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर रीच कर जाएगा। सो ये थे हमारे अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैविंग गोल्ड स्टोन्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।